एमपी की सियासत में मेंटल गेम, दूसरे के खेमे में लग रही है सेंध, जोड़ों के मुकाबले छोड़ों का खेल। इसे इत्तेफाक कहे या कुछ और, लेकिन जब भी कमलनाथ सक्रिय होते हैं दूसरे ही दिन कांग्रेस के अंदर कहीं न कहीं बगावत या तोड़फोड़ की खबर आ जाती है। सियासी गलियारों में इसे बीजेपी के मेंटल गेम के तौर पर भी देखा जा रहा है। इस बार तो खबर दिल्ली से आई है। गुरुवार को कमलनाथ ने पीसीसी में बैठक कर प्रदेश संगठन को मजबूत करने की कोशिश की, तो बैठकों के अगले ही दिन शुक्रवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने पार्टी छोड़ दी। इधर मौके की तलाश में बैठी बीजेपी ने इसे लपक लिया। बीजेपी ने फौरन कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के सहारे तंज कसते हुए इसे कांग्रेस छोड़ो यात्रा बताया। ये तो होना ही था। भारत जोड़ो यात्रा प्रारंभ होने के पहले कांग्रेस छोड़ो यात्रा प्रारंभ हो गई है। इस सप्ताह में 3 विकेट हो गए। आनंद शर्मा ने पहले पद छोड़े, गुलाम नबी आजाद जी ने कांग्रेस छोड़ दी, परसों उनके प्रवक्ता ने कांग्रेस छोड़ी थी। मैंने पहले ही कहा था कांग्रेस जोड़ो यात्रा निकाले। भगदड़ का आलम है, कांग्रेस एक डूबता जहाज है। धारा 370 हटी तभी से कश्मीर में, जम्मू में आजादी की बयार चल रही थी। आदरणीय गुलाम नबी आजाद जी ने कांग्रेस छोड़ के इस हवा को और तेज कर दिया। ये पहली दफा नहीं है। निकाय चुनाव में कांग्रेस ने एकजुटता का संदेश देने की कोशिश की थी, लेकिन चुनाव के बाद जबलपुर से लेकर मुरैना तक विधायकों की नाराजगी कांग्रेस पर भारी पड़ती दिखी। इस मुद्दे पर भी बीजेपी ने कांग्रेस पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने का प्रयास किया। हालांकि अब गुलाम नबी आजाद की पार्टी छोड़ने पर कांग्रेस का क्या कहना है, ये सुनवाते हैं। क्या इश्यूज हैं ये हम लोगों को यहाँ पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि ये जितने भी इश्यूज आते हैं विद द टाइम सब सेटल हो जाते हैं। मेरी जो भावना यही है कि उनकी जो मानसिकता है वो कांग्रेस की मानसिकता से कभी अलग नहीं हो सकती। बीजेपी नहीं जाएंगे वो, तो कहीं नहीं जाएंगे। मुझे लगता है कि वो आगे पीछे कांग्रेस में ही रहेंगे। कुल मिलाकर अगले साल विधानसभा चुनाव है। इस लिहाज से एमपी की सियासत में माइंड गेम शुरू हो गया है। बीजेपी जहां कांग्रेस में गुटबाजी, अंतरकलह जैसे मुद्दे उठाकर उस पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना चाहती है, तो कांग्रेस एकजुटता का संदेश देकर बीजेपी पर मानसिक दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। यानी दोनों ही ओर मेंटल गेम जारी है। अब इस माइंड गेम में कौन बाजी मारेगा, ये 2023 में ही साफ होगा। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है जोड़ो छोड़ो का खेल। कांग्रेस के लिए निश्चित तौर पर एक बेहद मुश्किल और चुनौती का समय है ये, और एक ऐसा समय है कि जब भी वो किसी महत्वपूर्ण अभियान की तैयारी करती है, चाहे वो चुनाव हो या उसका कोई पॉलिटिकल कार्यक्रम हो या खुद को मजबूत करने की उसकी कोई कोशिश हो, तो उसके बाद एक सिलसिला शुरू होता है कांग्रेस को उसके अपने भीतर से ही झटके मिलने का। राहुल गांधी को जो लोग करीब से जानते हैं उनका कहना है कि राहुल गांधी खुद ये चाहते हैं कि ऐसे तमाम बड़े नेता जो राहुल गांधी जी और उनकी टीम के नज़रिए से कांग्रेस के साथ लंबे समय से नहीं है, उनका शरीर जरूर है कांग्रेस के साथ, लेकिन उनका मन और उनकी आत्मा कांग्रेस के साथ नहीं है। और यही वजह है कि चाहे G23 की आप बात कर लीजिए, कपिल सिब्बल, उसके बाद गुलाम नबी आज़ाद, आनंद शर्मा जी ने भी पद छोड़ दिए हैं, और ये सिलसिला यहाँ थमने वाला नहीं है। कई और बड़े नाम हैं राष्ट्रीय राजनीति के कांग्रेस के जो कांग्रेस छोड़कर जाएंगे, क्योंकि उनको मैसेज खुद कांग्रेस के टॉप लीडर राहुल गांधी की तरफ से कि जाइए भैया, हम खड़े हो जाएंगे, हमारे भीतर पूरा दम है, आपको जहां आपकी मर्जी हो आप वहां जाइए भैया, कोई समस्या नहीं। ये मैसेज जो लोग दिल्ली की राजनीति को करीब से देखते और जानते हैं कांग्रेस में, उन्हें अच्छे तरीके से पता है। और जिस तरह से ये नेता राहुल गांधी को कोस कर जा रहे हैं, तो उनकी लड़ाई कांग्रेस से कम राहुल गांधी से ज्यादा है। दरअसल ये लड़ाई राहुल गांधी और वरिष्ठ पीढ़ी के नेताओं के बीच में है, जिसकी नींव पड़ी थी यूपीए 2 के आखिरी साल, 1-1.5 साल के दौरान, जब ये माना जाने लगा था कि राहुल गांधी बहुत नाराज हैं सरकार के तौर तरीकों से, और खासतौर से उन बड़े नेताओं को तौर तरीके से जिनको वो मानते हैं कि वो अपने तथाकथित काम, जिनमें कितने वाजिब हैं कितने वाजिब नहीं हैं, उनको करा देते। बहरहाल ये तो
कांग्रेस की एक जंग है, लेकिन बीजेपी इसका पूरा फायदा उठाने की कोशिश करती है। जैसे ही एक मौका मिलता है, निश्चित तौर पर यही सियासत है, और इस सियासत में कांग्रेस निश्चित तौर पर चोट खाती है, लेकिन खड़े होने का कितना साहस और कितना मादा है ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि कांग्रेस की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। आज इसी पर हम बात करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिलिए। दिनेश गुप्ता जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, बहुत स्वागत है दिनेश जी। अवनीश बुंदेला जी हैं, युवा नेता, कांग्रेस के प्रवक्ता, बहुत स्वागत करता हूं उनका। और बहुत कठिन समय में राजनीति करने का दायित्व उनके पास है, और इन युवाओं के फिर भी हौसले को आप सराह ही सकते हैं कि जिन्होंने बड़े बड़े नेता किनारा कशी कर रहे हैं, लेकिन ये नौजवान नेता खड़े हुए हैं कांग्रेस के साथ और जानते हैं सब कुछ, लेकिन उसके बाद भी कहते हैं कि नहीं, कांग्रेस के साथ ही। उमेश शर्मा जी हमारे साथ, वरिष्ठ नेता, बीजेपी के प्रवक्ता, बहुत सुमधुर हिंदी के प्रवाचक, उनका मैं बहुत स्वागत करता हूं, हमारे साथ रहेंगे इस बातचीत में। दिनेश जी, पहली टिप्पणी आपकी, ये जंग राहुल गांधी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के बीच में है। एक एक करके बिछड़े सभी बारी बारी, देखी वरिष्ठ नेताओं की यारी। वो गुरदत्त साहब की फिल्म का गीत याद आता है। गुलाम नबी आज़ाद भी गए और अभी बहुत सारे लोग किनारे खड़े हैं जो जाने की तैयारी में है। किस तरह देखते हैं आप? ये राहुल गांधी जिस तरह से कांग्रेस को चलाना चाहते हैं, वो जब से उन्होंने अपने आप को उपाध्यक्ष के तौर पर आए थे, आप देखिए ना कि यूथ कांग्रेस हो या एनएसयूआई में जिस तरह से उन्होंने नियुक्तियां शुरू की, उस पर भी एक विवाद हुआ। फिर उससे जो सिलसिला चला वो 2019 का आप लोकसभा चुनाव याद करिए, जब अध्यक्ष के तौर पर उन्होंने इस्तीफा दिया। तो उनकी जो पहला सीधा टकराव, जिसे आप कह सकते हो ना कि एक इतनी बड़ी हार हो गई और किसी भी कांग्रेस के नेता ने जिम्मेदारी लेते हुए अपना इस्तीफा नहीं दिया, ये सीधा जो है। जबकि राहुल गांधी ने इस्तीफा दिया, इसके पक्ष में यही लोग नहीं थे जो आज इस्तीफा दे के राहुल गांधी के लिए कह रहे हैं कि वो उनके कारण कांग्रेस डेवलप नहीं हो पाई। क्योंकि स्टैंड तो यही था कि जिम्मेदारी की बात, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। यदि इतने सालों तक आपको दिया है, चाहे वो राजस्थान का मामला हो, जम्मू कश्मीर में भी कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं रही, मध्य प्रदेश में भी आप देखेंगे कि पार्टी को बहुत सफलता नहीं मिली। तो यही जो विषय है, अब ये विषय चूंकि जो एक सालों से 4-5 दशक से जो कोटरी लगातार थी, हम देखना मध्य प्रदेश की राजनीति में भी इसका जिक्र होती है कि लीडरशिप नहीं बदली, उसी को बदलने की बात हो रही है। और जो नहीं बदलने देना चाहते उन्हें शायद ये जो है अभी जो इस पार्टी की रीति नीति है वो अच्छी नहीं लग रही, तो वो छोड़ के जा रहे हैं। और राहुल गांधी की मंशा के अनुसार, इसलिए आप देखिए ना कि बहुत ज़्यादा उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं है, अपना उन्होंने कोई स्टैंड में बदलाव नहीं किया। बिल्कुल, आपने ये बात ठीक कही कि राहुल गांधी जी और उनकी टीम के चेहरे पे कोई शिकन नहीं है। और जो लोग उनसे मिलते जुलते भी हैं, जो सुना जाता है कि वो उनसे यही कहते हैं कि अभी तो और भी जाएंगे और उसके बाद ही कांग्रेस मजबूत होगी। ये राहुल गांधी जी के जो करीबी सोर्सेज से खबरें मीडिया तक पहुंचती हैं, तो वो जुमला ये रहता है। उमेश जी, मसला बीजेपी का नहीं है, लेकिन ना होते हुए भी मसला बहुत गहरा है, क्योंकि ये 3 राज्य जो हैं, जिसमें आप और हमारा जो अपना राज्य है मध्य प्रदेश, पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ और राजस्थान, ये 3 राज्यों में कांग्रेस का आधार काफ़ी व्यापक रहा है और यहाँ बीजेपी और कांग्रेस की सीधी लड़ाई होती चली आई है, जिसमें से तीनों ही राज्यों में 18 में कांग्रेस ने परचम फहराया, 2 में अभी भी कायम है और मध्य प्रदेश में जरूर अपनी सरकार वो नहीं बचा पाई और अंतर्विरोधों के चलते सरकार गिरी। किस तरह से आप देखते हैं ये मध्य प्रदेश सहित दोनों राज्य, तमाम कोशिशें बीजेपी की कि ये तीनों राज्य भी खिसकें तो नारा बुलंद हो कि कांग्रेस मुक्त हो गया है? बहरहाल आप किस तरह देखते हैं? किनारे पे बैठे हैं, टिप्पणी करने का सुख भी है जी, क्या कहेंगे? नहीं, मुझे लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी की जो सल्तनत है उसके आखिरी मुगल के रूप में राहुल गांधी जी इस समय है। और ना किसी की आंख का नूर हूँ, ना किसी के दिल का करार हूँ, जो उजड़ गया वो दयार हूँ। तो मुझे लग रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा जो है शरद जी, ये हमको हैरत में डालती है। आखिर भारत में उनको कहाँ पे ऐसा लग रहा है कि भारत कहीं से टूट गया या भारत कहीं से दर गया या भारत का कहीं से कोई टुकड़े होने की आशंका है? कन्हैया कुमार जिस भाषा को चीख कर बोलता था, राहुल गांधी जिस भाषा को चलकर जीवित करना चाहते हैं। भारत तो जुड़ा जुड़ाया है, भारत का तो कोई भी हिस्सा मुझे नहीं लगता कि कहीं से टूटता दिखाई दे रहा है
या दरकता दिखाई दे रहा है। भाषाई एकता भी भारत में विधिवत रूप से कायम है, धार्मिक सौहार्द भी भारत के अंदर बना हुआ है और भारत द्रुत गति से आर्थिक क्षेत्र में भी विकास कर रहा है। सामाजिक क्रांति का प्रचेता भी भारत बना है। भारत की विश्वव्यापी ख्याति और लोकप्रियता में और भी बढ़ोतरी होती जा रही है। विश्व पटल पर भारत का पराक्रम जो है वो स्तुत्य और अभिनंदनीय माना जा रहा है, विशेष करके 2014 के बाद से। तो ऐसा क्या हो गया कि एकाएक राहुल जी को लगा कि भारत में रुग्णता आ गई है, या भारत में कोई व्याधि आ गई है, या भारत किसी विकार से युक्त हो गया है, या भारत का कोई अंग या भारत का कोई टुकड़ा ऐसा है कि जिसको जोड़ने की आवश्यकता लग गई। नरोत्तम जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इस समय उनको कांग्रेस जोड़ो यात्रा पर निकलना चाहिए। आपने जिक्र करा है कि G23 के नेता नाराज है, सिलसिला जारी है, लगातार लोग जा रहे हैं। आनंद शर्मा जी चले गए हैं, आज जयवीर शेरगिल जी चले गए हैं, उनके प्रवक्ता जो थे राष्ट्रीय। उसके बाद आज गुलाम नबी आजादी का जाना बहुत सनसनीखेज और हंगामेदार रहा है। और उसके बावजूद भी अगर कांग्रेस पार्टी के मूर्धन्य नेतृत्व जो है अब वो आत्ममुग्धता के साथ और आत्मनिश्चिंतता के साथ बैठा है, तो मुझे लग रहा है कि ये तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए तकलीफ बढ़ाने वाला विषय होगा। फिर ये उनकी पार्टी के आंतरिक विषय है, भारतीय जनता पार्टी का बहुत ज्यादा इससे कोई लेना देना नहीं है। पर एक आखिरी बात जरूर मुझे लगता है कि जब कोई भी राजनेता या कोई भी संगठन का कार्यकर्ता दल का परित्याग करता है तो दो बड़े कारण होते हैं शरद जी। या तो उसकी नेता के प्रति असंतोष की भावना होती है या दल की नीति के प्रति होती है। अब गुलाम नबी आजाद जी का तो मैंने जो वक्तव्य प्रथम दृष्टया देखा है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की नीतियों पर तो G23 के लोग भी भरोसा कर रहे हैं, पर कांग्रेस का नेतृत्व जो है वो अपनी साख गंवा चुका है। कांग्रेस के नेतृत्व को चाहिए कि वो अपनी साख कायम करे, कांग्रेस के नेतृत्व को चाहिए कि वो बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन करे। और कांग्रेस पार्टी जैसा विराट संगठन जैसे लगातार उसका जनाधार खिसकता जा रहा है और राज्य गंवा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये नेतृत्व की अक्षमता है, लीडरशिप की अक्षमता का आरोप है। भारत जोड़ो के बजाय बीजेपी का आरोप से भरा हुआ सुझाव ये भी है कि कांग्रेस जोड़ो यात्रा निकालें। जी शरद जी, सबसे पहले तो आज मुझे एक बात बड़ी अच्छी लगी। अभी मैं नरोत्तम मिश्रा जी की बाइट सुन रहा था, उन्होंने गुलाम नबी आज़ाद जी को आज आदरणीय गुलाम नबी आज़ाद कहकर संबोधित किया। और फिर उसके बाद अभी उमेश भाई जो कह रहे थे राहुल गांधी जी को आखिरी मुगल कहकर संबोधित करते। मतलब शरद जी एक इंगित करना चाहता हूँ कि जिस वर्ग की नफरत के आधार पर अपनी राजनीति चमकाते हो, वहीं दो तरह के अलग अलग तरह की बातें सुनने मिले शरद जी इसी प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, खैर बेहा बाकी मैं कहूंगा शरद जी, देखिए मीटिंग जो थी, बैठक जो थी, वो मध्य प्रदेश के संगठन को चुस्त दुरुस्त करने के लिए थी। किसने ली थी? आदरणीय कमलनाथ जी ने। तो हम तो ये कहेंगे जो बैठक थी, कमलनाथ जी ने जो कहा साफ गोई से कहा। और ये जब भी कोई आपको मतलब अपनी सेना से कोई मुखातिब होता है, कोई सेनापति या उनका कैप्टन, तो इसी लहजे में बात करता है। आपको याद होगा शरद जी, लोंगोवाला फोर्स पर जब आखिरी में 120 जो सैनिक लड़े थे पाकिस्तान में 73 की जंग में, सनी देओल ने बड़ा अच्छा रोल प्ले किया था। तो उनने भी कहा था कि अब कोई भागेगा नहीं, जो भागेगा या तो तुम मुझे मार देना या मैं तुम्हें मार दूंगा। तो ये वो वाली स्थिति शरद जी, 2023 नजदीक है और कमलनाथ जी 2023 को लेकर बहुत संजीदा हैं और पूरी पार्टी उनके साथ है। और आप देखें जिस तरह से आप बताएं मध्य प्रदेश में तो कहीं कोई बगावती सुर नहीं उठे। ठीक है, छोटे छोटे बयानबाजी चलती रहती शरद जी, वो भाजपा में भी चलती है। हमें याद है मुरलीधर राव के नालायक वाले बयान भी याद है, उमा भारती जी के लठ वाले बयान भी है, लेकिन उनके ऊपर मुझे लगता है वो एक अलग बात है। अब मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में निरंतर कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस मजबूत हो रही है। अब अपन जाएंगे राष्ट्रीय स्तर पर। देखिए गुलाम नबी आजाद साहब का एक उन्होंने कहना, अफसोस नहीं है आपको भी आजाद साहब के कांग्रेस से आजाद होने का? मैं देखिए वही कह रहा हूं, एक युग थे वो राजनीति के, मैं कहूंगा उनका युग चला है कांग्रेस में। निश्चित तौर पर इस तरह के जो बड़े पेड़ जाते हैं दुख सबको होता है शरद जी, लेकिन मैं कहूंगा जो व्यक्ति अपनी राजनीति की पारी खेल चुका हो पूरी, ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 80+ है वो भी शरद जी, मुझे दुख हुआ था शरद जी, ईमानदारी से कहूंगा मुझे दुख उस दिन हुआ था जब हमारी जो यूथ लीडरशिप जब पार्टी छोड़कर गई, चाहे वो सिंधिया जी हो, जितिन प्रसाद हो, RPN सिंह हो, इन जैसे लोग जब पार्टी छोड़ के जाते हैं तो, लेकिन आप देखें उसमें भी अगर आपकी अति महत्वाकांक्षा शरद जी तो कोई क्या करेगा। आप देखें हमने इन पूरी यूथ लीडरशिप को कितनी भतेरी जिम्मेदारियां दी, चाहे सिंधिया आगे कैसे आगे क्या करेंगे? अब आप किस तरह से राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा के बारे में भाजपा वाले जो बोले कह सकते हैं शरद जी, वो उनका विषय है। वो निश्चित तौर पे हमारा विपक्षी दल है तो वो तो हम पर उंगली उठाएगा, कटाक्ष करेगा, लेकिन जो यात्रा का ताना बाना तैयार हुआ, जिस तरह से यात्रा निकल रही, तो मैं तो ये कहूंगा वो बिल्कुल भारत जोड़ो यात्रा है। भारत ये कब कहा कि भारत के टुकड़े, लेकिन हाँ
भारत की जनसंख्या, जो जनता है, उसके हृदय में इतनी दूरियां पैदा हो गई हैं कि बिल्कुल निश्चित तौर पे टुकड़े कर दिए मोदी जी ने 2014 के बाद जब से सत्ता में आए। मॉब लिंचिंग कभी आपने सुनी साहब? कभी नहीं सुनी, देश में सुनी? आप मुझे बताएं, बात बात पर ऐसा लगता है प्रधानमंत्री जी के बयान और जो बाद में जो रिजल्ट आते वो मैच नहीं होते। प्रधानमंत्री बहुत सम्मानजनक पद है सर, में कोई विवादास्पद बात है उनके लिए कोई अपशब्द बिल्कुल उपयोग नहीं कर सकता कि झूठा मूठा, लेकिन सर मैं इतना कहूंगा, जो बयान देते हैं और जो बाद में जो डिलीवर होता है सर, वो बड़ा अलग होता है। क्योंकि हमको याद है किसानों को मोदी जी ने परजीवी कहा था जब उस समय वो खड़े थे किसान कानून के साथ। उस समय हम मुद्दे सर मैं वही बात कर रहा हूं। तो ये भारत टूटा है, ये कहीं ना कहीं मोदी सरकार की गलत नीतियों के कारण भारत टूटा। क्योंकि आज आप देखें, एक तरफ आप कहते हो रेवड़ियां बांटना बंद करेंगे और एक तरफ इतने सारे आपको उद्योग दूसरे चरण में आता हूं, फिर इन सारे विषयों पर आपकी और उमेश जी की प्रतिक्रिया लूंगा। दिनेश जी, जोशीले वक्तव्य पार्टी में जोश भरते हैं। मुझे बहुत अच्छे से याद है 2003 का चुनाव और उस समय के संगठन महामंत्री कप्तान सिंह सोलंकी, जिन्होंने मीडिया से चर्चा में ये बात कही थी कि बीजेपी के कार्यकर्ता को ये भरोसा नहीं है कि वो 10 साल से मध्य प्रदेश में सत्तासीन कांग्रेस को हटाकर सत्ता में आ सकता है। और संयोग से ये प्रश्न मैंने ही उनसे पूछा था कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड ये बात हमसे बाद में कही थी कि अपने कार्यकर्ताओं को जोश से भरने के लिए और उनके भीतर का जो एक अहम है उसको ठेस पहुंचाते हुए फिर पार्टी के लिए पूरी ताकत से जोड़ने के लिए कई बार ऐसी रणनीति का इस्तेमाल किया जाता है। कांग्रेस में क्या इस समय ऐसी जोशीली तकरीरों की जरूरत है? और राहुल गांधी की ऐसी कोई जोशीली तकरीर अभी तक हमने नहीं सुनी। देखिए, उनका जिस तरह का हमने देखा था ना कि उन्होंने एक अध्यादेश कानून को फाड़ा था, तो जिसका जिक्र गुलाम नबी आज़ाद साहब ने भी कहा, उस वक्त उस पर बड़ी चर्चा हुई थी। क्योंकि आप एक जो है फ्यूचर लीडरशिप के बारे में बात करते थे, सारे लोग कैबिनेट में थे, 14 का इलेक्शन पास में था, सबका अपना स्टैंड था, ज्वाइंट जो है एक स्ट्रेटजी थी, सब राहुल गांधी के मुताबिक ही था। आप हार जाते हैं, 19 भी हार जाते हैं, सारे इन्हीं नेताओं के कारण हार जाते हैं। राहुल गांधी का आप देखेंगे ना कि वो जहां उनको जिस तरह का उन्होंने नारा दिया था यदि कर्ज मुक्ति का, तो राहुल गांधी का ही नारा था, वो किसी दूसरे का नारा नहीं था, उन्हीं की स्ट्रेटजी थी और जो जिसका उनको फायदा भी मिला। और आप इसको देखिए ना कि पूरी जो राजनीति है, जहां कांग्रेस की टूटन पर भी ज़्यादा चिंता प्रकट हो रही है, वो है केवल अपना हिंदी बेल्ट, जहां 200-250 सीटों की बात है। यदि गुलाम नबी आज़ाद यदि छोड़ दी उन्होंने कांग्रेस पार्टी, तो इस पूरे बेल्ट पे सीटों पर क्या फ़र्क आना, सिर्फ मनोवैज्ञानिक फ़र्क आएगा। इससे कोई ऐसा तो नहीं कि यदि कांग्रेस का कोई अल्पसंख्यक वोट है तो वो कांग्रेस से दूर हो जाएगा, वो गुलाम नबी आज़ाद चले गए हैं या तो कोई छोड़ देगा, उस तरह का इम्पैक्ट नहीं आना। इम्पैक्ट है केवल जो है आप एक मनोवैज्ञानिक संदेश देना चाहते हो, पीरियड कौन सा है आप देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। और कांग्रेस की भी रणनीति उसमें बहुत स्पष्ट है। जब अशोक गहलोत जी का नाम आता है कि उनको पार्टी अध्यक्ष के तौर पर बनाया जा रहा है, आप जब गैर गांधी की बात करते हो तो गैर गांधी, तो रणनीति क्या थी उसमें, उन्होंने पहले गुलाम नबी आज़ाद साहब को भी ऑफर किया कि आप कैंपेन कमेटी के चेयरमैन बनिए, तो एक उनकी रणनीति का सदा आपने रिफ्यूज़ कर दिया। तो कहीं ये कहना अब कि साहब ये उन्होंने जो है वो पार्टी की रीति नीति ठीक नहीं है, तो रणनीतिक तौर पर यही है कि जिनको जाना है वो चले जाएं, यदि रहना चाहते हो तो हम आपको पद भी दे रहे हैं। दोनों तरह की चीज़ें हैं जिसमें कहीं ना कहीं जो लोग ये विरोध कर रहे थे, राहुल गांधी का अभी भी विरोध कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं एक देखिए डिफेंस मोड में तो दिख रहे हैं कि उतना चिट्ठी में कुछ भी लिखिए, लेकिन इम्पैक्ट कितना आएगा, कितने लोग साथ जाएंगे, अभी तक तो आप देखिए केवल जम्मू कश्मीर तक इसका असर है। बिल्कुल उमेश जी, ये सही बात है कि ये जो हिंदी भाषी पट्टी है, ये बीजेपी का सबसे बड़ा समर्थन समूह वर्ग है। और आप अगर 2014 या 2019 के नतीजे भी देखेंगे तो 19 का जहाँ तक मुझे ध्यान आता है कि 200 या उससे भी कुछ अधिक सीटें इस हिंदी भाषी रीजन से भारतीय जनता पार्टी को मिली हैं। और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान को देखें तो 100 या उससे कुछ कम सीटें ही लोकसभा की इन तीनों राज्यों में हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश काफ़ी महत्वपूर्ण राज्य है, बड़ा राज्य है, फिर राजस्थान है और फिर छत्तीसगढ़ है। तो निश्चित तौर पर बीजेपी की जो रणनीति है वो अपनी हिंदी भाषी बेल्ट को मजबूत करके, पूर्वोत्तर में उसकी पकड़ अब मजबूत है और दक्षिण का किला
जीतने की प्रवेश द्वार उसका कर्नाटक है ही बीते करीब करीब 1.5 दशक से, और आगे बढ़ने की उसकी तैयारी है। पश्चिम बंगाल में भी उसका प्रदर्शन शानदार रहा है। तो कुल मिलाकर ये 3 किले ही हैं जहां कुछ सिपह सालार हैं कांग्रेस के जो बीजेपी को मजबूती से चुनौती दे रहे हैं। तो जो मुख्य तैयारी है वो इन्हीं तीनों राज्यों की है, मध्य प्रदेश सहित। जी निश्चित रूप से शरद जी, हमें लगता है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ जो है वो राजनीतिक दृष्टि से और लोकसभा और विधानसभा की दृष्टि से भी भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कांग्रेस पार्टी के लिए भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। और भारतीय जनता पार्टी की अपनी जो रणनीतिक तैयारियां हैं वो जरा सी भी इस बात पर आश्रित नहीं है कि कांग्रेस पार्टी में क्या उथल पुथल हो रही है या कांग्रेस पार्टी में कितना भगदड़ का दौर चल रहा है। वो सतही तौर पर हमको एक जो है वो मनोबल इसलिए प्रदान करता है कि राजनीतिक वातावरण कांग्रेस पार्टी का जो है वो खराब होता है, पर उससे बहुत ज्यादा हमको कोई सापेक्षिक लाभ प्राप्त होता है ऐसा हम नहीं मानते हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते पर आगे बढ़ रही है। हम मध्य प्रदेश में अपनी राज्य सरकार के कार्यों के आधार पर आगे बढ़ रहे हैं और छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी जहां है वहां भारतीय जनता पार्टी एक सशक्त विपक्ष की भूमिका का निर्वहन बहुत ईमानदारी और प्रामाणिकता के साथ कर रही है। तो हम शनि शनि जनता में अपना पैठ और विस्तार बढ़ाने जा रहे हैं। हम कांग्रेस पार्टी के अंदर की उथल पुथल के आधार पर अपने राजनीतिक रणनीतिक चातुर्य को निर्धारित नहीं कर रहे, हम अपने बूते पर आगे बढ़ रहे हैं। और आने वाले समय में आप देखेंगे शरद जी, जब अगला वर्ष जो है वो विधानसभा का चुनाव वर्ष है और लगभग तीनों ही राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, तो मध्य प्रदेश में तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो इस समय भी सरकार में है, उस प्रदर्शन को दोहराएगी। और राजस्थान और छत्तीसगढ़ जो है वहां पर भी आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को आस्थिक सफलता प्राप्त होगी। अशोक गहलोत जी की राजस्थान में तो व्यापक तौर पर असंतोष है और केवल कार्यकर्ता, और राजस्थान की तो मनोवृत्ति रही है कि वहां तो रोटियां बार बार पलटाई जाती है, एक बार एक सरकार आती है तो दूसरी बार दूसरी सरकार को बना दिया जाता है। और भूपेश बघेल जी का जो छत्तीसगढ़ है उसमें भारतीय जनता पार्टी निर्णायक रूप से विजय प्राप्त करेगी। और शरद जी, आखिरी बात, अविनाश जी का समय है कि ये जो 16 दिन राहुल गांधी जी ने हमको दिए हैं, ये भारतीय जनता पार्टी में आप देखिएगा कि अभूतपूर्व शक्ति का संचार करके जाएंगे। जब जब भी राहुल गांधी जी का प्रवास होता है तो वो भारतीय जनता पार्टी के शुभंकर नेता के रूप में हमको लाभान्वित करते हैं और 16 दिनों की उनकी ये राजनीतिक यात्रा हमको लाभान्वित करेगी। हमको लगता है कि 16 श्राद्ध में जैसे पूर्वज आ रहे हैं, ऐसे चुनाव के पूर्व ये हमारे पंडित, हमारे यजमान पधार रहे हैं। जी, पुरानी हिंदी फिल्में जिन्हें देखने का शौक है, एक बड़े ही दिलचस्प किरदार थे कन्हैया लाल, बड़े जबरदस्त, बड़ी सहज शैली में अपनी बात कहते थे। तो इस समय जो कांग्रेस के नेता हैं, मुझे याद आता है कि कन्हैया लाल जी उनके पास जा रहे हैं, कब तक अपमान सहेगा रे हरिया, अब तो बगावत कर दे, निकल जा, कब तक अपमान का घूंट पिएगा, बहुत हो गया, छोड़ दे पार्टी, आगे जन्नत है तेरे लिए, आज अब बढ़ जा बेटा, आगे निकल जा। जी, देखिए सर, मैं तो स्पष्ट एक बात कहूंगा कि वर्तमान में राष्ट्रीय स्तर की अगर हम बात करें तो सिर्फ एक नेता राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा दिखता है जो निरंतर जन विरोधी जो नीतियां मोदी सरकार की उनका विरोध करता है। आप देखें, महंगाई की कौन बात करता है, सबसे ज्यादा कौन मुखरता से बात करता है, राहुल गांधी जी। आप देखें, नहीं तो स्थिति ये है शरद जी, जिस तरह से, और ये मैं ही नहीं कह रहा हूँ, ये इनके ही नेता नितिन गडकरी जी भी काफ़ी कुछ कह चुके हैं, राजनाथ सिंह भी कह चुके हैं, और इमरजेंसी की बात तो आडवाणी जी काफ़ी पहले दोहरा चुके हैं कि इमरजेंसी से बुरे हाल है। तो शरद जी, ऐसी स्थिति में अगर कोई व्यक्ति खड़ा है जनता की परेशानियों के लिए तो वो सिर्फ राहुल गांधी जी हैं, और हम तो ये मानते हैं कि पूरी पार्टी राहुल गांधी जी के साथ खड़ी है। राहुल गांधी जी के साथ जज्बा है, ठीक है, वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी नहीं है और नहीं बनते तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो हमारे आइकॉन है। मैं अगर व्यक्तिगत अपनी बात करूं शरद जी, तो मेरी कांग्रेस के अलावा जो सबसे जो आस्था वो राहुल जी में है। अगर मैं बिना राहुल जी के मैं पार्टी की कल्पना नहीं कर सकता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कई गांधी को गाली दीजिए, लेकिन भूल जाते हैं कि एक गांधी आपने भी पकड़ रखा है, आपके यहाँ भी है, वरुण गांधी मेनका गांधी है, जो उन्होंने भी आपके छिल के उतारना शुरू कर दी शरद जी। और जहां तक आजाद साहब की, ठीक है, आजाद साहब आजाद हो गए, आजाद साहब फाउंडर मेंबर नहीं थे पार्टी के, मैं क्लियर कर दूं। कांग्रेस 125 साल पुरानी पार्टी है, 135, और आजाद साहब 135 के नहीं है, लेकिन आपके कई फाउंडर नेता आपको आज ठेंगा दिखा रहे हैं, जिसमें यशवंत सिन्हा का नाम भी आता है सर। इसके अलावा आपको याद होगा जसवंत सिंह का नाम भी, और भी कई सारे नेता हैं बड़ी तकलीफ और वेदना में अपना आखिरी समय काटे हैं।
तो मुझे सबसे पहले ये जानना होगा, ठीक है आजाद साहब तो आजाद हो सकता है जो आप जिनको नाम ले रहे हैं वो लोग भी आजाद हो, कोई फर्क नहीं, फर्क पड़ता है शरद जी, मैं ये नहीं कहूंगा फर्क नहीं, लेकिन हाँ तकलीफ होती है, क्योंकि जो साथी इतने सालों से पार्टी में रहा हो, उसको पार्टी ने पोषित किया, उसने ही पार्टी के लिए कुछ दिया हो, वो जाता है दुख होता है। लेकिन फिर भी अगर इतना सब गेन करने के बाद अगर आजाद साहब आजाद, कौन से पद जो था जो आजाद साहब नहीं रहे। मुझे भी शरद जी भोपाल दौरे के दौरान 2 दिन आजाद साहब के साथ रहने का मौका मिला, मेरी पार्टी ने उनके साथ ड्यूटी लगाई थी, तो मेरा भी उनसे संवाद हुआ है। अगर इसके बावजूद मैं उनकी डायरेक्ट बुराई इसलिए नहीं करता शरद जी, क्योंकि वो एक अच्छे राजनेता, ठीक है आज पार्टी छोड़ गए, बिल्कुल हो सकता है कोई मजबूरियां हो सकती हैं, क्योंकि आजकल मजबूरियों के चलते कई सारी बातें दबी रह जाती हैं। मैंने कहा ना सिर्फ राहुल जी ही मुखरता से बोल रहे हैं, बाकी कई लोग नहीं बोल पाते हैं। चलिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है, एक शेर के साथ बात खत्म करूंगा, और राहुल गांधी जी के लिए ये शेर इस वक्त मौजूद है कि आईना मुझसे मेरी पहली सी सूरत मांगे, मेरे अपने मेरे होने की निशानी मांगे। क्योंकि इस समय कांग्रेस उनसे उसी गांधी की मांग कर रही है जो गांधी कांग्रेस के लिए मिरेकल रहा है, हमेशा चमत्कार रहा है। गांधी नाम चाहे वो इंदिरा गांधी का हो, चाहे इसके पहले महात्मा गांधी का हो, जवाहरलाल नेहरू जी तो इस टाइटल को कैरी नहीं किया उन्होंने, लेकिन क्या उस गांधी की इमेज को लेकर राहुल गांधी अपनी इस यात्रा के साथ अपनी ही पार्टी के सामने आ पाएंगे? यही उन्हें करना होगा, इसके अलावा उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। क्योंकि ये ऐसी लड़ाई है, जैसा अवनीश जी ने कहा कि एक 35 वर्ष का युवा भी अगर उन्हें अपना नेता मान रहा है, तो राहुल जी आपको अपने इन युवा नेताओं और लाखों कार्यकर्ताओं की अपेक्षा की कसौटी पर खरा उतरना होगा, क्योंकि सामने एक ऐसा मजबूत राजनीतिक दल है जो न सिर्फ आक्रामक है, बल्कि वो जानता है कि यही वो मौका है जब कांग्रेस को सबसे गहरी चोट उसके इतिहास की पहुंचाई जा सकती है। देखते हैं इस लड़ाई में अंतिम नतीजा क्या होता है। बहुत शुक्रिया दिनेश जी, बहुत धन्यवाद अवनीश जी, बहुत धन्यवाद करता हूं उमेश जी। आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा।